हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का जो फिजिकल होगा उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, कब हो सकता है, और सिमिलरली आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है उसके लिए भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी और उनके लिए कब कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कौन सी मेजर गलतियाँ हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, और जो ऐसे रनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम किसी फिजिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने अपने फिजिकल के टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से मैं अपना फिजिकल क्लियर कर पाई थी। तो सबसे पहली बात, तो अगर किसी को लग रहा हो कि फिजिकल सिर्फ वही क्लियर कर पाते हैं जिनका ऑलरेडी कोई स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा हो या वो बहुत अच्छे रहे हो फिजिकल के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना फिजिकल दिया था उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम ही ग्राउंड पे गई थी। तो मतलब ऐसा बहुत सारे सिमिलर स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे होंगे, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो इस फिजिकल के लिए ही फर्स्ट टाइम ग्राउंड के ऊपर कोई प्रैक्टिस या रनिंग करने के लिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत आराम से वो फिजिकल निकालते भी हैं। लेकिन फिजिकल की तैयारी करते टाइम गलतियां क्या क्या होती हैं, कौन सी चीज़ों की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। अगर आरपीएफ कांस्टेबल की हम बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग है आप लोगों की 5:45 के अंदर, और फीमेल की जो है वो 800 मीटर की रनिंग है 3:40 के अंदर। उसके साथ में आप लोगों का अगर लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए 14 फीट का है, फीमेल के लिए 9 फीट का है। मेल को हाई जंप जो करना है 4 फीट का करना है और फीमेल को हाई जंप जो करना है वो 3 फीट का करना है। और आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी मैं स्क्रीन के ऊपर अटैच करवा दूंगी ताकि आप लोगों को पता रहे। इसके बाद में आरपीएफ का जो फिजिकल है ना उसको इतना हवा बना दिया है लोगों ने, सच बताऊं तो, कि इतना डरा डरा के हर टीचर ने, शायद कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें रोल रहा होगा, कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई टोटली एग्री कि डिफिकल्ट होता है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है ना जो पहले लगे हुए हैं, और अभी भी आपके साथ में इतने सारी जितनी वैकेंसी उतने लोग करेंगे ना, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि हाँ आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है ना, इसको निकाल दो। जब तक आप लोग पॉजिटिवली इस चीज को नहीं लोगे कि आप कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ये इफेक्ट। तो इसलिए अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ तो ज़रूर ले आओ। मैंने कभी, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, चाहे मैं 100 मीटर भी नहीं दौड़ पा रही थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हर चीज़ के लिए मेरा यही एटीट्यूड होता था, यार मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। तो जब आपका ये एटीट्यूड आ जाएगा ना कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, उसके बाद में ही आपका जो प्रोग्रेस है वो दिखना स्टार्ट होगा। अब कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जिनके अंदर आप लोगों को दिक्कतें आएंगी और जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप लोगों को रनिंग स्टार्ट करनी है, एक दिन में आप लोगों को हुसैन बोल्ट नहीं बनना है, एक दिन में आप लोगों को मैराथन नहीं दौड़नी है, एक दिन के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप लोग इंजरी करवा के बैठ जाओ। जो ये फिजिकल का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको इस टाइम के अंदर अपनी इंजरी से बचना होता है। इसके बाद में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स हैं उनके, और हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है आपका वार्म अप। वार्म अप जब तक आप नहीं करके भागोगे, आपको इतनी मेजर इंजरी हो सकती है, हार्ट फेल तक की सिचुएशंस आ जाती है कुछ लोगों में। आप लोगों को लग रहा होगा मैडम डरा रही है, लेकिन एक सिंपल चीज़ है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, अपना वार्म अप कर लीजिए। यूट्यूब से देख लीजिए वार्म अप, जो स्टार्टिंग का वार्म अप रूटीन है, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। मैं तो जब अकेली करती थी या 1-2 लोग करते थे ना, हम तो फ़ोन ले जाते थे और एक छोटा-सा मैंने स्टैंड ले रखा था, अभी अभी नहीं है शायद, अंदर के रूम में है। एक छोटा-सा स्टैंड जो आता है वो ले रखा था, उसके ऊपर फ़ोन को लगा के और ईयरबड्स कनेक्ट करके उसमें चलता रहता था, और मैं उसको देख-देख के अपनी जो वार्म अप एक्सरसाइजेज है वो करती रहती थी। प्रॉपर वार्म अप करके, रनिंग भी वार्म अप करके, उसके बाद में हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसके अंदर भी आपकी बॉडी प्रॉपरली वार्म अप होनी चाहिए, तभी आप लोगों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर आप लोगों को, मैं हमेशा खुद में जो अभी ज्ञान दे रही हूँ बैठ के यहाँ पे, मैंने खुद ने बहुत बार अवॉइड की है और उसकी वजह से मुझे इतना सीवियर सिन पेन हुआ है ना, इतना सीवियर सिन पेन हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है।
तो ये चीज़ मैंने ओवर द टाइम सीखी है और आप लोगों के लिए भी एक बड़ी बहन के तौर पे एडवाइस दे रही हूँ कि स्ट्रेचिंग भी करके आने की कोशिश करें। बहुत बार होता है टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा-सा 5 मिनट लगेंगी, हल्की-फुल्की जो बेसिक स्ट्रेचिंग है वो कर लो, दैट इज़ इनफ। उसके साथ में एबीसी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं रनिंग के बाद में जो करते हैं, जिससे आप लोगों की छोटी-छोटी मसल्स के ऊपर काम होता है और उसके अंदर इंजरी वगैरह के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो एबीसी एक्सरसाइज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी आप लोग गलती क्या कर रहे होंगे, जो आप लोगों से ऐसे एथलीट होंगे जो अच्छा दौड़ रहे होंगे या अच्छा कर रहे होंगे, उनकी कॉपी करते-करते आप भाग रहे होंगे, उनको देख के अपने आप को पुश कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपको काम करना है, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करेंगे। आपके पास में एक रनिंग शूज़ होना चाहिए, जो नंगे पैर भागने की गलती करते हैं वो अवॉइड करनी है। एक रनिंग शूज़ आपके पास में होना चाहिए, अगर थोड़ी-सी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ 700, 800, 900 रुपए के भी रनिंग शूज़ ठीक-ठाक आते हैं। कुछ के मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम को बोलूँगी कि लगा दें, या मैं खुद कोशिश करूँगी निकाल के लगा दूँ आप लोगों के लिए, कि थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी का रनिंग शूज़ ले लो। मैं नहीं बोलती कि आप लोग एसिक्स का, नाइकी का बहुत महँगा शूज़ लो। अगर 1000-2000 का अफ़ोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना 700-800 का जो रनिंग शूज़ है वो ले लो। साथ में जो सॉक्स हैं, रनिंग सॉक्स जो आप लोगों सॉक्स पहनोगे उस टाइम के ऊपर, वो टॉवल सॉक्स आप लोगों को लेनी है, जो थोड़ी मोटी वाली सॉक्स होती हैं। बहुत पतली सी सिंथेटिक सी सॉक्स आती है, वो नहीं पहननी है। जूता और जुराब दोनों चीज़ें पहननी है। जुराब और जूता क्वालिटी भी थोड़ी-सी ठीक लेनी है। उसके बाद में कुछ लोगों के डाउट होते हैं, मैं लोअर में रनिंग करूँ, शॉर्ट्स में रनिंग करूँ, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसमें रनिंग कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको बाय चांस लगता है, बहुत बार लोअर के अंदर रनिंग करने में इश्यू आते हैं और लड़कियां अनकंफर्टेबल भी फील करती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ड्राई फिट के जो पूरा स्किन फिट वाली जो आपकी लेगिंग्स आती हैं वो लोअर या वो लेगिंग ले सकते हो। तो उसके अंदर आपकी बॉडी कवर्ड भी रहेगी और आपको कोई किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन या कोई डिस्ट्रैक्शन उसके अंदर नहीं होगी। तो आउटफिट आपने ले लिया। उसके बाद बहुत लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और हार्डली कोई इसके ऊपर बात करता है, डाइट। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आप एक वेल बैलेंस्ड मील नहीं ले रहे होगे, आपका जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को एकदम से ऐसे लगेगा कि डाइट के नाम पे मैं कोई बहुत फैंसी चीज़ आपको बोलने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। 70-80 रुपए किलो आपके काले चने आते हैं, 1 किलो काले चने ले लो। मूँग आती हैं आपकी सिमिलर कुछ इसी रेट के अंदर, 1 किलो मूँग ले लो आप। उसके साथ में आप लोगों के 200, 250, 300 रुपए किलो किशमिश आ जाते हैं, 1 पाव या आधा किलो किशमिश ले लो। और सिंपल जो आपका घर का खाना है उसके अंदर मसाला कम कर दो, फ्राइड फूड बंद कर दो, फास्ट फूड बंद कर दो। जितने टाइम के लिए आप लोग ये रनिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, दूध पियो। दूध एक बार कोशिश करो कि शाम को गर्म दूध पी के आप सो, हल्का गुनगुना सा दूध पी लो, उसके अंदर हल्दी डाल लो। अ, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें जो घर पे यूजुअली होती हैं। जो मैंने आपको चने और मूँग बोले थे, अगर मूँग को स्प्राउट बना के खा सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ थोड़े से मूँग और 1 मुट्ठी चना शाम को भिगो दो और उनको सुबह अपनी रनिंग के टाइम पे जाने से पहले उनको खा लो, या लेते हुए चले जाओ रास्ते में उनको खा लो। रनिंग से पहले आप क्या खा सकते हो, यूजुअली कोशिश करो कि एक केला खा लो। केला यूजुअली ऐसा मतलब काइंड ऑफ फ्रूट देखा जाता है जो इंस्टेंट आप लोगों को एनर्जी दे देता है। उसके साथ में हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपरली आप लोगों को पानी पीना है। अगर इलेक्ट्रोल अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो फिजिकल है वो गर्मी की तरफ आएगा, गर्मी हो जाएगी उस टाइम तक। इलेक्ट्रोल अफोर्ड कर सकते हो, एक 17 रुपए का शायद अभी कुछ टाइम पहले 17 का आता था, अभी अगर रेट बढ़ा दिया होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है, मैं फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी। एक शैशे आता है इलेक्ट्रोल का, उसको 1 से 1.5 लीटर पानी के अंदर मिला के उसको पियो। उससे आपकी बॉडी फुल्ली हाइड्रेटेड रहती है। इलेक्ट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ब्लैक सोल्ट जो अपने घर पे काला नमक होता है, पानी के अंदर 2 चुटकी वो डाल लो, वो पी लो। उससे भी आपकी बॉडी अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट वगैरह उसके बैलेंस रहते हैं और अच्छे से आप मेंटेन कर पाते हो। जिस भी दिन मैं कोई हाईली फ्राइड फूड, कोई मतलब बहुत स्पाइसी फूड खा लेती थी, तो मेरे को यहाँ से और यहाँ तक पूरा फूड पाइप में मुझे ऐसे लगता था जैसे जलन हो रही है। ये चीज़ कुछ लोग धीरे-धीरे आप भी
इस चीज़ को फील करोगे। तो अपना जो मील है उसको लाइट रखो, आराम से आप दलिया ले सकते हो ब्रेकफास्ट के अंदर, आप इवनिंग में डिनर के अंदर दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो आप। ओट्स भी बहुत महंगे नहीं है, कुछ लोगों को फैंसी लग रहे होंगे लेकिन बहुत नॉर्मल सी कॉस्टिंग के ऊपर आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएगी। वरना दालें लो, दाल बन घर में जो सब्जियां बन रही हैं, सब्जियों के अंदर अगर मसाला ज़्यादा डलता है तो कुछ टाइम के लिए बोल दो। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो कोशिश करो कि जितना कम से कम मसाले खाए जाएं वो खाओ। कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होगा तो उनको भी इस चीज़ के अंदर हेल्प मिलेगी, क्योंकि हाई जंप और लॉन्ग जंप के अंदर अगर ज़्यादा वेट होता है तो आप लोगों को बहुत इश्यूज आते हैं। तो उसकी वो भी इस चीज़ की वजह से आप लोगों का बैलेंस आउट हो जाएगा, वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, हमें एक टॉपिक के ऊपर और डिस्कशन करना था कि आप लोगों का जो फिज़िकल है वो कब तक होगा। एक बार उसकी डेट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे रनिंग के जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताती हूँ। आपका जो फिज़िकल है वो मेरे अकॉर्डिंगली मई के लास्ट में या जो जून महीना है उसके स्टार्टिंग में आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, 1 से 1.5 महीने का टाइम एटलीस्ट इन लोगों को चाहिए होगा। तो मई के मिड ऑफ द मई से पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, और आप लोग भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ही रेडी करते हुए चलो। इतना बहुत ज़्यादा टाइम भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरपीएफ एसआई के टाइम पे हमने देखा था बहुत जल्दी इन्होंने रिजल्ट दे दिया था, तो शायद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, डाइट हो गई, कपड़े ले लिए, अब ग्राउंड पे आ गए हैं। ग्राउंड पे आने के बाद क्या करना है? सबसे पहली बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों का स्टेमिना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट के टाइम पे मैंने ट्रेनिंग की है, अभी मैं जिम वगैरह कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, मैराथन्स दौड़ी हैं। उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा आ गया है। तो आप लोग अपने स्टेमिना के ऊपर काम नहीं करते हो। अब पहले दिन से आप लोगों को लगने लग जाता है कि मैं टाइम नोट कर लूँ, टाइम नोट कर लूँ। कोई भी ज़रूरत नहीं है टाइम नोट करने की। वीक के अंदर सिर्फ एक बार टाइम नोट अगर करना है तो कर लेना। अभी पहले अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 15 दिन के लिए कुछ नहीं करना। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जितनी आपके एग्ज़ाम के अंदर रनिंग है, एटलीस्ट उसका डबल रनिंग आप डेली करो। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों के एग्जाम में 1600 मीटर भागना है तो एटलीस्ट 3200 मीटर आप डेली भागो। अगर लड़कियों का 1600 800 मीटर भागना है, बहुत सारी लड़कियों का मैंने ये टेंडेंसी देखी है 800 मीटर ही तो भागना है, बस 800 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे और रुक जाएंगे। लेकिन जब मैंने अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो 800 ही मीटर मेरा था एग्जाम के अंदर, लेकिन मैं उस टाइम के ऊपर 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना भागती थी। उस चीज़ की वजह से क्या होता है, हमारा एक स्टेमिना डेवलप हो जाता है, जो वो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। और जब हम इतना भाग रहे होते हैं तो 800 मीटर हमें कम लगता है, हम अपनी जान जो है वो ज़्यादा फूंक पाते हैं कि मतलब क्या है यार, इतना ही तो भागना है, और लगा दे दम, और लगा दे दम। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले जो पहले स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हैं उसके अंदर आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम भाग सकते हो, कोई पेस का कुछ नहीं देखना आप लोगों को, धीरे धीरे टुक 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 जितनी स्पीड से आप भाग पाते हो उतनी स्पीड से भागो। नॉर्मली आप लोगों को भागना है। उसके बाद में जैसे जैसे आप लोगों का ये होता है कि आपका थोड़ा सा स्टेमिना इंप्रूव हो गया है, तो आप जो वो रेगुलर रनिंग कर रहे थे ना, उसी के अंदर एक छोटा सा एडिशन ऐड कर सकते हो। जैसे 5-6 लोग एक साथ रनिंग कर रहे हैं, 5-6 लोगों ने एक लाइन बना ली ट्रैक के ऊपर, पहले नंबर पे है, उसके बाद कुछ गैप मान लो आपकी 10 मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 मीटर का गैप मान लो, 4-5 मीटर के गैप पे दूसरा है, फिर तीसरा है। 4-5 लोगों ने ऐसे एक वो बना रखा है। उसमें से क्या करेगा, एक सिंपल सी जिसके अंदर आप स्पीड इंट्रोड्यूस कर पाओगे। जो लास्ट वाला बंदा है वो भाग के क्रॉस करेगा, फर्स्ट पे आएगा। जब वो फर्स्ट पे लग जाएगा फिर दोबारा से लास्ट वाला बंदा भागेगा, क्रॉस करेगा और फर्स्ट पे आएगा। तो मतलब जो इन लोगों को जो नॉर्मल स्पीड से भाग रहे हैं, इनको आपको एक्स्ट्रा स्पीड से भाग के क्रॉस करके आगे लगना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को 20 मीटर के अराउंड भागने को मिलेगा। 20 मीटर तक आप अच्छी स्पीड से भागोगे, फिर दोबारा 20-30-50 मीटर आप नॉर्मल स्पीड से भागोगे जब तक बाकी लोग कवर करेंगे। फिर दोबारा से आपकी टर्न आएगी, तो इसमें एक बार आपका सांस फूलेगा, एक बार कम हो जाएगा, एक बार फूलेगा, एक बार कम हो जाएगा। थोड़ी स्पीड की आदत बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब ये चीज़ 2-4 दिन आप कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि 100 मीटर आपने तेज भागा,
उसके बाद 200 मीटर आप स्लो भागे, फिर 100 मीटर तेज भागे, फिर 200 मीटर स्लो भागे। ये अलग अलग मेथड्स हैं, आप कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में एक और सिंपल सा तरीका होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप 200 मीटर तक भाग के गए, फिर आपने 200 मीटर आप पैदल चल के उसी ट्रैक पे आए, अगर 400 मीटर का है तो। फिर आप 200 मीटर भाग के गए, फिर 200 मीटर पैदल चल के यहाँ तक आ गए। तो 200 मीटर पे अपनी पूरी जान लगाओ और फिर दोबारा जितनी देर वहाँ तक आओगे तब तक रिलैक्स हो जाओगे, फिर दोबारा भागो, दोबारा रिलैक्स हो जाओगे। ये चीज़ भी आप अपने रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हो। अल्टरनेट डेज़ के ऊपर 4-5 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं रनिंग के लिए, इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो और अपना जो स्टेमिना है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जब टाइमिंग नोट करनी है तो आप लोगों को वीक के अंदर एक बार टाइम नोट करना है। जिस दिन टाइम नोट कर रहे होते हो उस टाइम पे आप लोगों को अपना एक मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है लोगों की। जैसे पेपर देने की अलग स्ट्रेटेजी होती है, वैसे ही रनिंग की भी होती है। जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, मैं फर्स्ट जो राउंड होता था उसके अंदर मैं स्लो लेती थी। उसके बाद जब पहला राउंड खत्म हो जाता था तो मैं हर 100 मीटर के ऊपर अपनी जो स्पीड है उसको अप करने की कोशिश करती थी कि लास्ट का 100 मीटर का तो बिल्कुल स्प्रिंट ही मारना है, और उससे पहले धीरे 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 अप करती थी। कई बार ये चीज़ मैंने लोगों में देखी है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो पहले खींच लेती हैं ताकि लोगों से आगे रहें, और फिर बाद में धीरे कर लेती है। वट एवर दी स्ट्रेटेजी सूट्स यू, वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं यूजुअली यही कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट राउंड में अपना जो पेस है उसको मेंटेन करके रखो, अपनी जो हार्ट बीट है उसको ज़्यादा फास्ट मत होने दो, और सेकेंड राउंड में फिर खींच दो। तो ये चीज़ आप यहाँ प्रैक्टिकल कर करके देख सकते हो, सीख सकते हो, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। उसके बाद रहेगी आप लोगों की बात हाई जंप और लॉन्ग जंप की। हाई जंप और लॉन्ग जंप में स्टूडेंट्स क्या दिक्कत गलती करते हैं कि एक बार लग गए तो बस लग गए, 10 मार दी, 20 मार दी, 30 मार दी, पता ही नहीं है। एक तो कोशिश करो कि आप डेली हाई जंप और लॉन्ग जंप डेली दोनों चीजें ना करो। अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो। रनिंग डेली करनी है, हाई जंप आज कर ली, कल लॉन्ग जंप कर ली, परसों फिर हाई जंप, फिर अगले दिन लॉन्ग जंप, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आप लोगों के जो जंप हैं वो मोर देन 5 नहीं होने चाहिए। अगर मैक्सिमम ही आप लोगों को बिल्कुल ही अपने आप को पुश करना है तो 7 जंप लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं। क्या होता है कि आप जब जंप मारते हो तो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है, और जितनी बार ज़्यादा आप ये जंप करोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर आएगा, और बहुत बार बहुत सिली मिस्टेक की वजह से इंजरी हो जाती है और पूरा आप बेड रिडन हो जाते हो। मेरे साथ में ये इंजरी हुई हुई है पहले, मैंने अपनी पहले की फिजिकल की वीडियोस जो है उसमें भी बताया है, दोबारा से फिर बता देती हूँ, नए लोग जुड़े होंगे। जब मैं लॉन्ग जंप कर रही थी, 2019 का फिजिकल था, तो मैंने बहुत कैजुअली लेके अभी तो लॉन्ग जंप मार ही रही थी, मैं थोड़ी कूल डाउन हो गई थी, और फिर मैंने एक लॉन्ग जंप मारी, और वो जहाँ से मेरे पैर जहाँ पे पड़े वहाँ से वो शायद खुदा हुआ नहीं था, पता नहीं मिट्टी हार्ड थी। एकदम से मुझे इतना जोर का झटका लगा कि मेरी टेल बोन में पेन हो गया था, और मैं एकदम से बेड रिडन हो गई थी, ये मान के चल सकते हो। अब मैं पूरी बेड पे आ गई थी। मैंने पेन किलर खा के अपना जो फिजिकल एग्जाम है वो दिया था, और उसके बाद मैं 1 महीने तक बेड पे रही थी। तो ऐसी ऐसी गलतियां मत कर देना कि आप बिना वार्म अप के अपने हाई जंप कर लिया, लॉन्ग जंप कर लिया। हाई जंप के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस हैं, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो। कुछ कुछ एक्सरसाइजेस जैसे एक जगह पे खड़ा होकर जंप करना, थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ पुश करके जंप करना, ये कुछ मेथड्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए दोनों के लिए अलग अलग टिप्स हैं। लॉन्ग जंप के लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी कि फाउल का ध्यान रखना। अगर फाउल कर दिया और आपने चाहे 12 फीट का जंप मार दिया, चाहे आपने 16 फीट का जंप मार दिया, कोई फायदा नहीं है। तो फाउल का ध्यान अभी से रखना शुरू कर देना, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए आप अपना अगर फाउल आया है तो उसको कैसे काट सकते हो। मैं स्टेप काउंट करके अपना जो यूजुअली जंप है वो करती थी। आप लोग भी इन मेथड्स को यूज कर सकते हो। हाई जंप के टाइम पे आप लोगों की जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए, यहाँ पे हाई जंप आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा अगर आप रस्सी के ऊपर हाई जंप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो आप लोगों का हाई जंप होता है वो डंडे से होता है, और यूजुअली ऐसा होता है डंडा ऐसे बेंड भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 1-2 इंच का गैप भी मिल जाता है बीच में से। अगर आप कूदते हो तो आप कैची कूद सकते हो, आपको जैसे मर्जी कूदना है, आपकी जो टेक्निक है उसके थ्रू आप कूदिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। गद्दा यूजुअली नहीं मिलता है, कहीं मिल भी जाता है, कहीं नहीं भी मिलता है, तो अपनी दोनों तरीके से
प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और हाँ, लास्ट चीज़ मेरी तरफ से, बहुत सारे स्टूडेंट अब ये गलती करेंगे, जैसे ही फिजिकल में लगते हैं रिटर्न को भूल जाते हैं। रिटर्न का उनको होश ही नहीं रहता है कि एक्चुअली में उनको कुछ रिटर्न के लिए भी पढ़ना है, करना है। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके मार्क्स इतने हैं और आप मतलब मोर देन सफिशिएंट हो कि आपने बस ये पेपर निकाल लिया और इनफ है, और आपको फिजिकल के अंदर भी मतलब कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लोगे, उसी केस में आप पूरा टाइम फिजिकल को देना। अदरवाइज अपनी साथ के साथ प्रिपरेशन रखना, ताकि आप आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे पाओ। एनटीपीसी है आप लोगों का, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यूटी में अपना रूटीन बना के रखना। अगर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी हमारे साथ में जुड़ के करना चाहते हो तो मेरा जो बैच है, गाइडेंस बैच, वो मेंटर 365 के ऊपर आएगा। मेंटर 365 एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह डाल दिया, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और मेरा बैच को ज्वाइन होके उसके साथ में, मेरे साथ में प्रिपरेशन अपनी जो है वो कर सकते हो। खुद से करना चाहते हो खुद से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस यही शर्त है कि आप लोगों को रूटीन में रखना है। ऐसी गलती मत कर देना कि आप बस फिजिकल के ऊपर लग गए और आपने जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल भूल ही गए और उसको बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं रखा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, फिजिकल सब लोगों का क्लियर हो और इस बार आप लोगों के घरों में एक नौकरी आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।